हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम लोग डॉब्राइनर ट्राइड क्लासिफिकेशन और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, मेंडलीव का पूरा नाम था मित्री इवानोविच मेंडलीव। ही वाज ए रशियन केमिस्ट, वो रशिया के केमिस्ट थे और इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टाइम पीरियोडिक टेबल टर्म को यूज़ किया था। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासिफिकेशन जो पढ़े हैं उसमें पीरियोडिक टेबल हमने नहीं पढ़ा था। तो मेंडलीव वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई किया था। तो देखिए, मेंडलीव ने कैसे काम किया था उसको समझिए कि मेंडलीव के टाइम पर टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे। तो उन 63 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पर क्लासीफाई किया। जैसे उस समय नोन थे टोटल 63 एलिमेंट्स, तो मेंडलीव ने क्या किया, छोटे छोटे कार्ड्स लिए और उन छोटे छोटे कार्ड्स पर उन एलिमेंट्स का नाम लिखा और उन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी मेंशन कर दिया और एक दीवार पर उसको लगाते गए 63 प्ले कार्ड्स को, जो उन्होंने प्ले कार्ड्स पर नाम लिखे थे उनको दीवार पर लगाते गए। फिर उन्होंने उनकी शॉर्टिंग की कि जिस एलिमेंट की सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही हैं उनको वो एक तरफ रखते गए। तो उन्होंने ये पाया, ही जस्ट ऑब्जर्व दैट कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी है, जिन एलिमेंट्स की सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्चुअली में वो उनके एटॉमिक वेट का एक पीरियोडिक फंक्शन उनको मिल रहा था। मतलब क्या है कि उन्होंने एक कार्ड लिया, उस पर एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को लिखा और दीवार पर लगा दिया। ऐसे ही टोटल 63 एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किए और फिर सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी वाले कार्ड्स को एक तरफ रखते गए। तो उन्होंने ये पाया कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो हो रही थी वो एक्चुअली में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में वो ऑटोमेटिक अरेंज हो गए थे। तो इसका मतलब उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला मेंडलीव ने कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्चुअली में उनके एटॉमिक वेट की, उनके एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। देखिए, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि एट आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में उस चीज़ का पुनः रिपीट होना, बार बार रिपीट होना। जैसे हम लोग जब कभी हाईवे पर जाते हैं तो वहाँ पर माइलस्टोन देखते हैं, तो वो आफ्टर ईच माइल आपको वो माइलस्टोन मिलेगा। तो दिस इज अ पीरियोडिक अकरेंस ऑफ माइलस्टोन। ऐसे ही उन्होंने जो अपना अरेंजमेंट किया था मेंडलीव ने, तो वहाँ पर भी उन्होंने ये पाया कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शोइंग एलिमेंट्स बार बार रिपीट हो रहे थे। तो देखिए, उनके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेते हैं। जैसे ही arranged then known 63 elements on the basis of their physical and chemical properties, on the basis of their physical and chemical properties। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज was based on their reactivity towards ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखिए, एलिमेंट्स को अरेंज किया है उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पर
और केमिकल प्रॉपर्टी का बेसिस उन्होंने क्या बनाया कि उन एलिमेंट की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों चुना? क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन आराम से मिल जाती है, हाइड्रोजन आराम से मिल जाती है, तो इसीलिए उन्होंने ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्टिव भी हैं और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ में ये रिएक्शन कर लेती हैं, इसीलिए उन्होंने इसको चॉइस किया। चलिए, फिर उन्होंने क्या पाया, देखो जब उन्होंने ये काम कर लिए, जब उन्होंने प्लेकार्ड्स को दीवार पर लगा लिया 63 प्लेकार्ड्स को, और फिर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले, फिजिकल प्रॉपर्टी वाले कार्ड को रख लिया, तो उनको क्या ऑब्जर्व हुआ उसको देखिए। ही ऑब्जर्व्ड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट was periodic function, periodic का मतलब होता है आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, was periodic function of their atomic weight। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वाज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और इसी को बोलते हैं हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, तो वो इसी को लिख देंगे हम लोग। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। चलिए, अब एक पॉइंट देखें यहाँ पर कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल हमको सजेस्ट की, उस पीरियोडिक टेबल में वर्टिकुलर या वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज की बात कही थी। तो देखिए, इन हिज पीरियोडिक टेबल, मतलब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, इन हिज पीरियोडिक टेबल देयर वाज 8 वर्टिकल कॉलम्स, 8 याद रखना है, 8 वर्टिकल कॉलम्स, और उन वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया? उनको ग्रुप्स बोला गया, ग्रुप्स, एंड 6 हॉरिजॉन्टल रोज, 6 हॉरिजॉन्टल रोज वर प्रेजेंट। In his periodic table there was 8 vertical columns जिनको क्या बोला गया? ग्रुप्स, एंड 6 हॉरिजॉन्टल रो, इनको क्या बोला गया? पीरियड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला गया और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोला गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि उसकी पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स, और टोटल 6 पीरियड्स थे। तो ये जो ग्रुप और पीरियड का जो अरेंजमेंट है, इसी को बोलते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने किया? मित्री इवानोविच मेंडलीव ने किया था। चलिए, तो ये इनकी पीरियोडिक टेबल थी। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो उनकी बेसिस को देखो, अगर मैं यहीं पॉइंट से निकालूं, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, एक तो बेसिस था देयर केमिकल रिएक्टिविटी या देयर केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और दूसरा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो मैं दोनों पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पॉइंट क्या है? देयर रिएक्टिविटी, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है इस पर, देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और सेकंड बेसिस क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है जी, तो ये थे उन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का 2 इंपॉर्टेंट बेसिस जिसके ऊपर पूरी पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाई थी। अच्छा, अब देखिए, मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था, वो कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट था। वो कैसे कि मेंडलीव ने ना केवल उन 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए हमको सजेस्ट किया, बल्कि उन एलिमेंट्स के लिए भी हमको बता दिया जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले थे। तो उन सब पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे किसमें? अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए, नेक्स्ट मैं हेडिंग लगाता हूँ, दिस हेडिंग इज अचीवमेंट। देखो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड में एलिमेंट को क्लासीफाई किया था। अचीवमेंट्स ऑफ
मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स क्या थे वो हमको पढ़ने हैं। चलिए, पहला अचीवमेंट्स तो ये देखिए कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर दिया जो उस समय नोन नहीं थे, उनके लिए जगह छोड़ दी, ऐसे समझिए। तो उन्होंने किस किस एलिमेंट के लिए जगह छोड़ी थी, देखो, ही लेफ्ट सम गैप, ही लेफ्ट सम गैप्स फॉर देन अननोन एलिमेंट, उस समय जो अननोन एलिमेंट थे, फॉर देन अननोन एलिमेंट्स एंड predict about their some property, और उनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में उसने प्रिडिक्ट भी कर दिया, उसने भविष्यवाणी भी कर दी थी। वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे उनको देख लीजिए आप लोग। वो था स्कैंडियम, स्कैंडियम को हम लोग SC से लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा नाम, स्कैंडियम, स्कैंडियम, ठीक है। फिर गैलियम, गैलियम का सिंबल है Ga, दिस इज गैलियम। और फिर जर्मेनियम जिसका सिंबल है Ge, इसको बोलते हैं जर्मेनियम। अब एक चीज देखिए आप लोग, ये एलिमेंट उस समय नोन नहीं थे, तो उसने क्या किया, उसने इसके लिए जगह छोड़ दी, और जगह छोड़ने के साथ ही इन स्कैंडियम की जगह एक नया टर्म यूज किया उसने। गैलियम की जगह अपने हिसाब से उन्होंने एक टर्म यूज किया, और जर्मेनियम के लिए भी एक टर्म यूज किया। वो क्या क्या टर्म थे उसको देखो। स्कैंडियम के लिए यूज किया एका बोरॉन, एका बोरॉन। गैलियम के लिए यूज किया एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। और जर्मेनियम के लिए यूज किया एका सिलिकन। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूँ एका, एक्चुअली में ये एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड, ठीक है। आप लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लगाई हुई है पीरियोडिक टेबल। तो उस पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि ये जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम से जस्ट ऊपर एक एलिमेंट है, उसके जस्ट ऊपर एक एलिमेंट है जो है बोरॉन। तो हमने जो स्कैंडियम का नाम दिया है वो इसके अल्टरनेट जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका नाम दिया है। जैसे स्कैंडियम के बाद यहाँ पर कुछ और प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है बोरॉन, तो मैंने नाम दिया है एका बोरॉन। ऐसे ही गैलियम से ऊपर यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है और फिर यहाँ प्रेजेंट है एल्युमिनियम, तो मैंने इसका नाम रखा है एका एल्युमिनियम। तो एका का मतलब है एक ऊपर, एक ऊपर। स्कैंडियम से एक ऊपर क्या है, बोरॉन, तो उसका नाम होगा एका बोरॉन। ऐसे समझिए इसको, ठीक है। और अब देखिए, तो ये कुछ अननोन एलिमेंट्स थे जो उस समय अननोन थे, लेकिन फिर भी पीरियोडिक टेबल में इसने उनका नाम रखा, इसकी जगह छोड़ दी और कुछ प्रॉपर्टी इसके बारे में भी बता दी। जैसे क्या प्रॉपर्टी बता दी थी, देखो जैसे गैलियम है, ठीक है। गैलियम की एक प्रॉपर्टी बता दी, जैसे गैलियम को उसने डिनोट किया ई से। उसने बताया कि भाई गैलियम का जो ऑक्साइड होगा वो E2O3 होगा, ठीक। गैलियम का जो क्लोराइड होगा वो ECl3 होगा। और इसका जो एटॉमिक वेट होगा वो भी इसने प्रेडिक्ट कर दिया। गैलियम का एटॉमिक वेट, गैलियम उस समय क्या था, एका एल्युमिनियम, तो एका एल्युमिनियम का वेट भी इसने सजेस्ट कर दिया था, वो था 68। और जो बाद में एक्चुअली में डिस्कवर हो गया जब गैलियम, तब उसका जो एक्चुअल एटॉमिक वेट निकला था वो था 69.7। तो देखो सिमिलरिटी तो है इसमें। ऑक्साइड बिल्कुल वही निकला जो गैलियम का, किसने बताया था, मेंडलीफ ने। क्लोराइड भी वही निकला और एटॉमिक वेट भी ऑलमोस्ट वही निकला। तो हम लोग इसका क्रेडिट मेंडलीफ को देते हैं कि मेंडलीफ ने जो प्रेडिक्शन की वो एकदम करेक्ट बैठ गई। जो उस समय अननोन एलिमेंट थे उसके बारे में भी गैलियम ने हमको बहुत कुछ, मेंडलीफ ने हमको बहुत कुछ बता दिया था। और एक पॉइंट देखिए कि उस समय मेंडलीफ के टाइम पर नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं थी, और जब आफ्टर सम टाइम नोबेल गैस की डिस्कवरी हो गई और जब उन नोबेल गैसेस को मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में रख दिया गया, फिर भी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आया। तो इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि मेंडलीफ को नोबेल गैस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो रही होगी, इसीलिए उसने अपनी पीरियोडिक टेबल को ऐसे अरेंज किया
कि अगर हम लोग उनमें इनर्ट गैसेस को प्लेस भी कर दें तो उसकी पीरियोडिक टेबल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही ऑल्सो अवेयर अबाउट the presence of noble gases. He also aware about the presence of noble gases, because when noble gases were placed in his periodic table, अब मैं periodic table को short में PT लिख देता हूँ, in his periodic table, then there was no distortion in his periodic table। तो इसका मतलब हम लोग ये लगा सकते हैं कि उसको नोबेल गैसेस के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया जरूर रहा होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के। पहला अचीवमेंट था कि उस समय जो अननोन एलिमेंट थे उसके बारे में भी उन्होंने प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर दिया था। दूसरा कि उनको नोबेल गैसेस के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रही होगी, क्योंकि जब नोबेल गैस डिस्कवर हो गई उसके बाद भी उसकी पीरियोडिक टेबल में कोई डिस्टॉर्शन नहीं आया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि उनकी लिमिटेशन क्या थी। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। देखिए, लिमिटेशन ऑफ Mendeleev's periodic table। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्या लिमिटेशन थी? देखिए, सबसे पहली लिमिटेशन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपना जो पीरियोडिक लॉ दिया था उसमें ये बोला कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। तो मतलब यह है कि एटॉमिक वेट के साथ उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएंगे और वो उनका सिमिलर प्रॉपर्टीज का रिपीटिशन होगा। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, आप लोग देख पा रहे होंगे, आपकी पीरियोडिक टेबल अब मैंने इस तरफ लगा दी है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कोबाल्ट और निकल, ठीक है, 8th ग्रुप में आप लोग देख रहे होंगे इनको। तो ये जो कोबाल्ट और निकल है, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट है 58.9 और निकल का एटॉमिक वेट है 58.7। जबकि मेंडलीव ने अपने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट था। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज़्यादा है और निकल का एटॉमिक वेट कम है। इसका मतलब ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में हो गए। तो मेंडलीव ने इसको कैसे डिफाइंड किया कि भाई मैंने जो ज़्यादा फोकस दिया है वो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर दिया है। अगर भले ही मेरे को अपना लॉ खुद वायलेट करना पड़े तो मैं इसमें कोई गुरेज नहीं करूँगा, मुझको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम लोग इस पॉइंट को इसकी लिमिटेशन मानते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही himself violate his periodic law at some places he place elements having more atomic weight before the elements having low या लेस एटॉमिक वेट। तो इन्होंने अपने लॉ को खुद ही डिसोबे कर दिया। फिर एक तो मैंने एग्जांपल दिया कि कोबाल्ट और निकल के केस में, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है और निकल का एटॉमिक वेट कम है। ऐसे ही दूसरा एक और एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल क्या है? देखिए, दैट इज टेलुरियम एंड आयोडीन। यहाँ पर टेलुरियम का है 127.6 और आयोडीन का है 126.9। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है, इसका एटॉमिक वेट कम है। तो यहाँ पर भी उसने क्या किया? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट लिख दिया। तो सम प्लेसेस पे उसने अपने लॉ को खुद ही वॉयलेट कर दिया और उन्होंने बोला कि मेरा जो फोकस है वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी पर है। लेकिन साइंटिस्ट इसको मेंडलीव की लिमिटेशन में काउंट करते हैं।
चलिए ये तो पहला इसका लिमिटेशन हो गई। दूसरी देखें, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आप लोग देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन जो है एक्चुअली में उसकी कुछ प्रॉपर्टी मैच करती हैं ग्रुप 1 के साथ में, कुछ प्रॉपर्टी मैच करती हैं ग्रुप 7 के साथ में, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। तो यहाँ पर मेंडलीफ ये क्लियर नहीं कर पाए कि मैं इसको फर्स्ट ग्रुप में रखूँ या 7 ग्रुप में रखूँ, तो इसीलिए ये इनकी लिमिटेशन है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ही डिड नॉट प्लेस हाइड्रोजन प्रॉपरली, या ही डिड नॉट गिव ए फिक्स्ड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में लिख दूंगा ही डिड नॉट फिक्स द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये सेकंड इनकी लिमिटेशन है, डिड नॉट फिक्स द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब पहले मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि व्हाट इज दीज आइसोटोप्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज आइसोटोप। इसको समझिए, जैसे मेरे पास ये हाइड्रोजन एलिमेंट है और हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर सभी एटम जो होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे। सभी एटम किसके होंगे? हाइड्रोजन के एटम होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब हमने इस एलिमेंट को स्टडी किया तो हमने ये पाया कि हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर 3 तरह के एटम पाए जाते हैं। देखिए मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ, हाइड्रोजन एलिमेंट और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये बोलती है कि सिमिलर एलिमेंट के एटम सभी आइडेंटिकल होंगे, लेकिन बाद में चल के वो डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई थी क्योंकि आइसोटोप की डिस्कवरी हो गई थी। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो 9th क्लास में ये एटम वाले चैप्टर में है ये। अब एक पॉइंट समझो यहाँ कि ये मेरे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी मैटर की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एटम। हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर 3 तरह के एटम पाए जाते हैं, 1H1, 1H2 और ये 1H3। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। थोड़ा सा एडवांस बता देता हूँ, प्रोटियम, दिस इज ड्यूटीरियम एंड दिस इज ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड दिस इज ट्राइटियम। अब एक चीज़ समझिए, ये है एटॉमिक नंबर। अभी हम लोग आगे चल के एटॉमिक नंबर भी पढ़ेंगे। ये है एटॉमिक वेट। अब आप लोग देख रहे होंगे इन सब के एटॉमिक नंबर सेम हैं, लेकिन एटॉमिक वेट क्या है? डिफरेंट है। तो आइसोटोप की डेफिनेशन हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि द पेयर ऑफ एटम, आइसोटोप की डेफिनेशन लिख देता हूं, द पेयर ऑफ, या द पेयर की जगह मैं ग्रुप भी लिख सकता हूं, द ग्रुप ऑफ एटम्स, द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic weight। एटॉमिक वेट को ही बोलते हैं मास नंबर, या इसी को मैं बोल सकता हूं एटॉमिक मास। एटॉमिक वेट, मास नंबर या एटॉमिक मास आर सेम थिंग। तो देखिए ये वो ग्रुप है एटम का जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक वेट अलग अलग है। अब समझिए कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन को तो प्लेस दे दिया है जिसका एटॉमिक वेट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, लेकिन हमने हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक वेट 2 है और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक वेट 3 है उसके बारे में तो कोई बात भी नहीं करी है। तो इसका मतलब मेंडलीफ का, देखो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि द एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वहां पर मेंडलीफ कंसीडर कर रहे हैं एटॉमिक वेट को, लेकिन उन्होंने आइसोटोप्स को कोई पोजीशन नहीं दी। तो इनका ये लिमिटेशन बन गई कि ही डिड नॉट गिव पोजीशन फॉर आइसोटोप्स। तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा कि आइसोटोप्स एक्चुअली में है क्या। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो इन्होंने आइसोटोप्स को कोई भी पोजीशन नहीं दी, उन्होंने केवल एलिमेंट को ही बताया कि भाई हाइड्रोजन एक पोजीशन दे दी। उन्होंने 1H2 और 1H3 के बारे में कोई भी बात नहीं की। तो ये उनकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी हो गया। और फिर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को हमने क्या कर दिया? हमने डिस्कार्ड कर दिया, हमने हटा दिया। फिर इसके बाद नई पीरियोडिक टेबल आई जिसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन सभी कमियों को दूर कर लिया गया जो बाकी की पीरियोडिक टेबल में, जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और डॉबराइनर की क्लासिफिकेशन में जो कमियां थी, उन सभी कमियों को दूर कर लिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो डिस्कस करेंगे क्योंकि ब्रॉड टॉपिक है। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अगर आप लोगों का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में से कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से बनेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में से। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो अलग से एक सेपरेट वीडियो हो जिसमें एक ही पार्ट में पूरा का पूरा डिस्कस हो। ऐसा ना हो कि आधा एक वीडियो में और आधा अलग वीडियो में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये था पूरा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। और अभी बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन अब आगे आने वाले समय में इन वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। मतलब मैं बहुत कम टाइम इंटरवल में ये सारे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और पूरे लॉकडाउन का पालन करिए, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए और पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं होने देना है। ठीक, मैं आप लोगों की कंप्लीट साइंस कराऊंगा, जिसमें हम लोग इसके बाद जो बायोलॉजी आएगी वो डिस्कस करेंगे, फिजिक्स भी डिस्कस करेंगे। कंप्लीट साइंस मैं आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।